परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही छू लेते हैं बुलंदी आसमानों की। ऐसे ही सफलताओं के शिखर और बुलंदियों पर पहुंचकर भी डाउन टू अर्थ यानी अपने लोगों से जुड़ाव रखने वाले, अपनी मिट्टी से जुड़ाव रखने वाले एक ऐसी शख्सियत से आज आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। सम्मानित श्री हंसराज जी सारण साहब, सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हंसराज जी सारण इफ़को के स्टेट मैनेजर से रिटायर्ड हैं और आपने इफ़को में रहते हुए सहकारिता के सिद्धांत के साथ में किसानों के समुचित कल्याण के लिए राजस्थान के लगभग हर ज़िले में आपने कार्य किया है। आपका नेटवर्क आज भी सहृदयता और व्यवहार का चारों तरफ है। विशेष रूप से आप मूलतः श्री गंगानगर के राय सिंह नगर के भौमपुरा में जन्म लेकर आपने संपूर्ण गंगानगर जिला, बीकानेर संभाग, शेखावाटी, ढूंढाड़ सब जगह आपकी एक बड़ी पहचान रही है। तो हम जानना चाहेंगे सर आपकी जर्नी के बारे में कि जिस तरीके से जिस दौर में आप बचपन से पढ़े, सेवा में आए, एक अलग सिनेरियो देखा, किसानों की उन्नति का जो एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया उसको आपने पूरा किया, तो किस रूप में यादों का आप सहेजेंगे? तो बचपन से हम इसकी शुरुआत करते हैं कि कहाँ से आपका बचपन शुरू हुआ और किस रूप में आप आगे बढ़े। हरी राम जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर कि आप जैसे लोग जो रिटायर्ड लोग घरों पर बैठे हैं उनको जाके पूछते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पता करते हैं, समाज में इन चीज़ों को बताते हैं लोगों को, जिससे कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको पता चले भी किस हिसाब से लोग आगे बढ़े हैं। जी। मैं तो गांव में, भौमपुरा गांव मेरा राइस नगर में है, वहीं पैदा हुआ और 5वीं तक ऐसे ही प्राइवेट पढ़ा था। उसके बाद में 31 फीस स्कूल है जी। मेरे ननियाल के पास था, जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर है। 8वीं कक्षा वहाँ से पास की और पैदल जाते थे, पैदल आते थे। उस टाइम ये प्लास्टिक वाली चप्पल भी नहीं होती थी जी, जूती जो होती थी या नंगे पैर। और वहाँ से वो जंगल में स्कूल था, हॉस्टल में रहते थे एग्ज़ाम के दिनों में, बाकी ननियाल में रहते थे और बाकी गांव आना जाना करते थे। उस स्कूल के अंदर पढ़े हुए लोग बहुत नौकरियों में गए क्योंकि वहाँ एक माहौल ही ऐसा था। उसके बाद हायर सेकेंडरी मैंने एग्रीकल्चर से गंगानगर से की। उसके बाद में जोबनेर आ गया। मैं जोबनेर में एक अच्छा ग्रामीण माहौल था जी। तो जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वहाँ सभी तरीके के जो किसान नेता थे, एग्रीकल्चर कॉलेज होने के नाते से लोगों का नाथूराम जी का आना जाना था, कमला बेनीवाल जी का आना जाना था। और जयपुर नज़दीक था इसलिए मैं भी जयपुर में काफ़ी लोगों से परिचित हो गया और सामाजिक की बातें होने लगी। तो थोड़ा सा ये किसान के बारे में रुचि रखना। हम गांव में जाते थे, उस टाइम मौसर का बहुत होता था, बड़े बड़े मौसर होते थे, हजारों। और उन मौसर्स में एक चर्चा परिचर्चा होती संवाद की। हाँ। तो सर आपने जब जॉबनेर से एग्रीकल्चर में ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ा? मैं फिर उसके बाद में मैंने एमएससी उदयपुर से की जी। 2 साल उदयपुर रहा। उदयपुर में भी अब कुछ क्या है, मेरा जो पारिवारिक जो राइस नगर में जी। मेरे पिताजी हालांकि अनपढ़ थे परंतु गांव के सरपंच भी थे, न्याय पंचायत के चेयरमैन भी थे जी। और कुंभाराम जी के साथ उन्होंने आंदोलन में भी काम किया। एक अनपढ़ होते हुए वो क्रय विक्रय के चेयरमैन भी रहे, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भी रहे, कोऑपरेटिव बैंक में भी गंगानगर 15 साल डायरेक्टर रहे। तो वो अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने हमारे सब परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। जी। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा। महत्व समझा और सबसे गाँव में है वो अपने जीवन में उन्होंने 12वीं का स्कूल, हालांकि हमारे परिवार का कोई नहीं पढ़ता था, फिर भी वो स्कूल में रोज़ाना जाके चेक करते थे भी कौन बच्चा पढ़ रहा है, मास्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं उस परिवेश में पढ़ा हुआ था। किसान आंदोलन जब हुआ था 69-70 में कुंभाराम जी ने चालू कराया था गंगानगर में, तो मैं 6 महीने उस टाइम उस आंदोलन में भी रहा। परंतु फिर वहाँ एक चोपड़ा जी IAS अधिकारी थे, तो उन्होंने मेरे को राय दी, बोले तुम जेल में तो जा रहे हो, पहले गिरफ्तारी मैंने दी थी, पर बोलो ये हिंदुस्तान है, आप तो अच्छी फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री है और आप इस लाइन में आगे जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। वो आंदोलन भी मैंने देखा, हज़ारों लोग मतलब जेलों में गए और वो नेताओं ने ऐसा समझौता किया कि वो रातों रात आंदोलन ख़त्म हो गया। जब मेरे आंखें खुली भी ये ज़माना तो इस टाइप का है, दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। फिर मैं MSc करने के बाद में जी 3-4 साल मैंने कोऑपरेटिव राशन केनाल में सोसाइटियाँ बनाई, खेती भी करता था। फिर मैं रिसर्च में रहा। उसके बाद में मैं 78 में इफ़को में आया
जी तो हालांकि मैं चाहता था मेरी पोस्टिंग गंगानगर हो सकती थी, परंतु गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर 4-5 साल रहा और वहाँ मैं देखता था किसानों की हालत। तो आप जो राजकीय सेवा में 1978 में आए? इफ़को में 1978 में आया। अच्छा, सेवा में तो आप पहले आ गए थे? पहले आ गया था जी तो वो छोड़ के मेरी रुचि नहीं थी, जी मैं अनुसंधान में था, वो छोड़ के इधर आ गया और कोई तनख्वाह का फर्क नहीं था, परंतु रुचि के कारण आ गया मैं। रुचि के कारण। और फिर गांव में मैं भीलवाड़ा, अजमेर ज़िले में भीलवाड़ा में ज़्यादा फिरा मैं, जी और मैं देखता था कि गांव का किसान जो है वो खेती भी उसकी के वहीं बिक जाता था, अनाज भी और सामान भी उसको वहीं मिल जाता था। वो उनके चंगुल में सामतों के, बड़ियों के और उनके चंगुल में था, और जो जागीरदार थे उनसे डरते थे, जूती भी उनके सामने नहीं पहनते थे, हाथ में ले लेते थे। उस मतलब एक सामंती के जो अत्याचार थे वो दौर भी आपने देखा। देखा हुआ और गांव में जब आप गए तो वहाँ का एक अलग ही दृश्य है कि कितनी शिक्षा की कमी या जागरूकता की कमी, कि स्वाभिमान तो बिल्कुल नीचे बैठा था। और पहली बार हमने गुलाबपुरा से, बनेड़ा से जी लोकदल के लिए एक कैंडिडेट खड़ा किया। लोग हंस रहे थे, इसको खड़ा क्यों किया है, हाँ जीत तो सकता नहीं है। वहाँ के गुजर जाट वो भी कहते थे साहब, मैंने कहा ऐसा है, खड़ा होना तो सीख लो, हाँ, और अपना ध्येय है जमानत बचाना। जमानत बचेगी तो आप लड़ना सीख जाओगे, लड़ना सीख जाओ। और ये सावनमल जी उस टाइम डेयरी में काम करते थे, जी तो एक वो उस टाइप का चला। फिर भीलवाड़ा डेयरी के अंदर एक मान सिंह सेठ जी थे, उनको चेयरमैन बनाया डेयरी बनते ही। तो बलराम जी जाखड़ आए थे भीलवाड़ा, तो मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया था कि सेठ जी को पता नहीं गाय के थन कितने होते हैं, कौन कहाँ से दूध देती है, और इनको चेयरमैन बनाया है तो ये डेयरी चलेगी कैसे। फिर वो चुनाव हुआ तो हमने जागृत किया लोगों को, और चित्तौड़ के चौधरी साहब थे वो उस डेयरी के चेयरमैन बने। आज पहले भीलवाड़ा चित्तौड़ एक ही हुआ करती थी डेयरी। करती थी। उसके बाद में ये रामलाल जी वगैरह आए। रामलाल जी पुलिस में थे, जी हम इनको भी प्रेरित करते थे, यार छोड़ो ना नौकरी, क्यों, यहाँ कोई काम करने वाला ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। जी और उसके बाद में मैं 20 साल बाद में जब भीलवाड़ा में गया तो एक होटल में रुका हुआ था, तो जो वेटर थे ना, उसकी चाल दे के मैंने कहा तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? कह जी मैं अगरपुरा का रहने वाला हूँ, वो क्या नाम, रणवा खेड़ा का रहने वाला हूँ। तो मैंने उसके बाप का नाम बताया, वो एक नाम बताया, बोले साहब आप क्या जानते, मेरा वो इसको विलेज था। और मैंने कहा था इन छोरों को आप शहर में भेज दो, चाहिए कुछ भी करेंगे लेकिन सीख जाएंगे। तो आप वेटर हो तो क्या कर रहे हो? बोले हम जी बीए जी कर रहे हैं, हम हमारा घर का खर्चा यहाँ से चला रहे हैं। जी और वो पढ़ के आगे निकल गए। फिर क्या है, जाट धर्मशाला बनाने का काम, ये काम, इनमें मतलब यानी जहाँ भी आप राजकीय सेवा में रहे तो वहाँ पर समाज को जागृत करने का एक अनूठा कार्य सारण साहब ने किया है, और आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं। जब अवसर आया कि आपकी कलम से कुछ लोगों का भला होने वाला है, कैरियर बनने वाला है, तो उसमें भी आपने किसानों के बच्चों को तरजीह दी और उनको नौकरी में आगे लाई। तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस का दौर था? ऐसा है, अगर नौकरी तो अपनी किस्मत से मिलती है, कोई लगाने वाला कोई नहीं है जी, परंतु गांव के बच्चों को शहर में शिफ्ट करना है, वो और उनको गाइड करना कि तुम आओ यहाँ कुछ भी कर लो एक बार जी, पढ़ाई भी आगे कर सकते हो जी, छोटी मोटी नौकरी भी कर सकते हो। हमारे जो इफ़को की संस्थाएं थी उनमें तनख्वाहें कम थी, तो हमारे चेयरमैन थे सुरेंद्र जी जाखड़, वो कहते थे, मैं कहता तनख्वाहें बहुत कम है। बोले अरे इनको घर से निकालना है, ये निकल जाएंगे तो वहाँ कुछ और कर लेंगे, छोड़ के धंधा कर लेंगे और नौकरी कर लेंगे। तो कुल मिला के उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करना था कि हम जो बाज़ार में ये लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी अब पढ़ गए तो हम भी इनके आगे आएँ। और उससे बड़ा एक मतलब बदलाव लोगों में आया और काफ़ी लोग आगे बढ़े। तो उससे किसान का मतलब ये नहीं है, अब जापान में 5% लोग खेती करते हैं जी, फिर भी वो संपन्न है। हमारे यहाँ सारे के सारे खेती पे रहेंगे तो ना तो खेती के भाव का किसी को। मैं जब भीलवाड़ा उधर गया था तो मैं खाद बेचते थे, हम गाँव में किसान सभाएँ करते थे। हमारा काम सामाजिक जागृति का भी था जी, कि इनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें। गांव गोद लेते थे, उस गांव में पढ़ाई लिखाई है भी, जल्दी शादी नहीं करनी है, मौसम नहीं करना है, ऐसे काम भी साथ साथ में चलते थे। उसके बाद मैं बीकानेर गया, मेरा ट्रांसफ़र बीकानेर हुआ। तो बीकानेर में तो खाद का कोई मतलब ही नहीं था जी, तो हमने वहाँ RCP राशन कैनाल प्रोजेक्ट में सोसाइटियाँ बनाई, वहाँ खाद देना चालू किया। फिर ये जो कुओं की खेती का है तो लोग हंसते थे भी ये कुओं का यहाँ क्या होगा, पहले लोगों लगा रखे हैं, वो तो मूड़ी बीज रहे हैं। फिर मूंगफली के बारे में फिर इसको का एक प्रोजेक्ट बनाया हमने वहाँ जी, और हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो कहे कि गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या काम करना है, काम यहाँ करो जी, इनको बताओ लोगों को। तो इफ़को की तरफ से फ्री किट देने, फिर चने की खेती के बारे में बताना। हर जो ट्यूबवेल लगे थे हर जगह 5-5, 10-10 प्लांट हमने ट्रकों में ले जाके किसानों को दिए, जिससे कि वो हरियाली उनके यहाँ हो जाए। तो सब तरीके से
क्योंकि वहाँ पशुपालन का ज़्यादा था और चारे की कमी रहती थी। फसल पैदा होने लगी, चारे की कमी दूर हो जी। गई, और आज बीकानेर में भी देखते हैं किसान संपन्न है। सर, आपने किसानों की एक दयनीय स्थिति भी देखी है, उसमें जागृति का दौर आपने चलाया, और आप जैसे बहुत से लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, योगदान दिया। आपने देश की आज़ादी के बाद 1960, 70, 80 के दशक के किसान भी देखे, बाद में भी क्या बदलाव महसूस करते हो गाँव में? ये गांव में जो शिक्षा आई है जी ये तो सरकार की देन है। सरकार ने गांव-गांव में अच्छे स्कूलों का किया है। जी। और आज से 20 साल पहले गांव के स्कूल में क्या है, मास्टर टीचर भी नहीं जाते थे, कोई ध्यान नहीं देता था। अब गांव में भी जागृति आ गई, उनको भी पावर दे दी, वो चेक कर सकते हैं भी मास्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। गांव में स्कूलों में पढ़ाई जब बदलाव आया, ये जब पहली बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, जब मेरे को ध्यान है, इन्होंने ये काम इस पे जोर दिया था और स्कूलों पे अच्छा काम हुआ। और गांव की जो स्कूलों में चली, उससे बच्चे हैं वो कोई टीचर लग गया, कोई ग्राम सेवक लग गया, कोई कुछ, आज में उनकी भागीदारी बढ़ी। उनकी भागीदारी बढ़ी। ये सारा जो बदलाव आया है किसानों का, वो शिक्षा के कारण आया है। और शिक्षा के कारण वो दूसरी जगह गए भी हैं, दूसरे लोगों को देखा भी है, उससे वो प्रेरित भी हुए हैं। तो बदलाव शिक्षा के कारण है। अब कुछ जागृति के कारण क्या है, वो अपना माल बेचने में भी थोड़ी सावधानी रखते हैं, भाव भी अच्छा ले लेते हैं, और अगर वो उनकी अपनी मांगे हैं वो भी वो मनवाते हैं। हालांकि अभी तक ये ऐसा शिक्षा का ही परिणाम था कि किसान आंदोलन ने शिक्षा की ताकत का एहसास करवाया। एक सर, जब आप सर्विस में रहे तो आपका सेवा काल कहाँ रहा कार्यक्षेत्र? कार्यक्षेत्र मेरा तो गंगानगर जिला था पहले तो जी। और उसके बाद में भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और उसके बाद में मैं यहाँ जयपुर आ गया, स्टेट हेड बन गया। तो पूरा राजस्थान पूरा राजस्थान था मेरे पास। और मैं इसको ऑफिसर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था ऑल ओवर इंडिया का। जी। तो उस हिसाब से मेरे को बाहर पूरे देश भर में भी जाने का अवसर मिला, जाने का मौका मिलता था। हम किसानों को लेके जाते हुए थे। मैं किसानों को केरल में लेके गया था जी 83-84 में। तो 15 दिन केरल के गांव में और मेरे किसान, तो इस हिसाब से दूसरे स्टेट के किसान भी आते थे। तो उससे हमारे को थोड़ा सा किसानों के साथ काम करने का, उनकी सामाजिक क्या परिस्थिति है वो देखने का मौका मिला। और अब तो राजस्थान में किसान है वो अच्छी स्थिति में आ गया, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टर का काम भी करने लग गया, दूसरे बिजनेस भी करने लग गया, आटे दुकानें भी करने लग गया। एक करता है, दो करते हैं, चार करते हैं, तो ऐसे और देखा देखी अच्छा बिजनेस बढ़ रहा है। एक सर, मेरा सवाल ये है कि आप उन लोगों को याद करना चाहेंगे जिनकी बदौलत समाज में, प्रदेश में, देश में राजनीतिक जागृति भी है, किसानों में जागृति भी है, शिक्षा का विकास भी हुआ। तो किन लोगों ने आपको प्रभावित किया कि जिनका काम आपको लगा कि इन्होंने देश को बढ़ाने का या समाज को बढ़ाने का कार्य किया? मैं तो ज़्यादा राजस्थान की बात करूँगा जी। क्योंकि जब हम पढ़ते थे, जब देखते थे भी, उस टाइम नाथूराम जी हमारे जॉबनेर कॉलेज में आते रहते थे और वो विद्यार्थियों से भी मिलते थे, कहते भी थे। कृषि मंत्री भी वो रहे थे, कृषि आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे जी। और कुमाराम जी से तो हमारा पारिवारिक आना जाना था जी। उनकी जो देन है वो तो कोई भूल भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो जमीन का मालिकाना हक उन्होंने दिलाया और किसान को लड़ना सिखाया अपने हक के लिए। आपके उधर से दौलत राम जी सारण भी हुए। दौलत राम जी सारण है, उन्होंने भी वो क्या शिक्षा के मामले में गांव में स्कूल खुलाना और करना, वो दौलत राम जी का भी काफ़ी योगदान रहा। और सुखाड़िया जी, मैं उदयपुर पढ़ता था तो हमारा थोड़ा आना जाना था वहाँ, मैं यूथ कांग्रेस में उनके साथ उस चक्कर में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई थी जी। उनकी भी सोच जो थी ना, वो लोगों को आगे बढ़ाने की थी, चाहे वो गरीब तबका कैसे आगे बढ़े और बढ़े। उनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा, सुखाड़िया जी से भी। और उसके बाद में जो देश की बात करें तो मैं तो इफ्को की करूँगा कि इफ्को में हमारे पहले जो एमडी थे पॉल पोथन जी, और उनको जब हम उनके व्यवहार को, उनकी सिस्टम को जब देखते थे, इतने ऑनेस्ट थे जिसकी कोई सीमा नहीं। और उन्होंने इफ्को फर्टिलाइज़र तो बनाएगा, फर्टिलाइज़र तो व्यापारी भी बना सकता है जी, सरकार भी कारखाने बना सकती है, अभी किसानों की संस्था है जी, किसानों के लिए है। तो उन्होंने मतलब ये जो प्रोग्राम बनाए पॉल पोथन साहब की ही देन थी। और चेयरमैन भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया भी किसान ही बनेंगे इसके। तो इससे क्या है, एक जागृति जो इसको कारण किसानों में आई, सहकारिता में आई, वो एक उदाहरण है, विदेशों में भी उदाहरण है।
और उसके बाद में जो चेयरमैन लोग दूसरे गुजरात से बने, हमारे जाखड़ साहब भी बने, यूपी से भी घनश्याम सिंह जी बने, तो सबकी ये सोच रहे थे कि किसानों के लिए कुछ न कुछ आप करो, इनको पढ़ाओ लिखाओ आगे। एक सर जब आप इफ़को में है तो इफ़को का वैसे हिस्ट्री क्या है, कब से इफ़को शुरू हुआ? इफ़को सन 1962 से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और पहले तो ये छोटी सोसाइटी थी, 2 कारखाने लगे इसके। ये तो कांडला के अंदर लगा डीएपी एनपीके का, पहले एनपीके बनता था, फिर लोग किसानों की मांग ज़्यादा हुई तो डीएपी बनने लग गया, और एक कलोल में यूरिया का था। उसके बाद में तीसरा कारखाना फूलपुर में लगा इलाहाबाद के पास, चौथा कारखाना लगा बरेली जी, बरेली के पास आमला में जी, और 5वां कारखाना पारादीप में, वो सुपर फास्फोरस का डीएपी का बना। तो ये 5 कारखाने बने। उसके बाद में क्योंकि ये किसानों की संस्था है, इसलिए किसानों के सामाजिक उत्थान के लिए कई संस्थाएं इफ़को में बनी। जैसे पहले आईएफडीसी बनी, जो कि वन लगाओ अभियान था, जो आदिवासी एरिया जैसे उदयपुर, बांसवाड़ा वगैरह, रतलाम, उनके कल्याण के लिए बना। फिर उसके बाद में बीमे के बारे में बिल्कुल ही अनभिज्ञता किसानों की, उसकी आवश्यकता थी बीमे की जी, और वो भी शुरू हुआ। वो भी इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, टोक्यो मेराइन एक संस्था है, उसके सहयोग से। और आज वो नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मुकाबले में वो संस्था काम कर रही है। उसके बाद में किसान को ये टेलीफोन वगैरह आ गए, तो इसकी जानकारी कैसे हो, इससे वो क्या सीखें। तो इसको किसान संचार, जिसका कि मैं 5.5 साल यहाँ स्टेट इंचार्ज रहा, मैंने उस संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया, कोशिश की। उसमें क्या है, हम किसानों को सिम देते थे, एयरटेल की सिम, एयरटेल के साथ हमारा कॉन्टैक्ट था। उससे 5 मैसेज रोज़ाना किसान के पास जाते थे, रोज़ाना नई चीज़ जो भी हो, खेती बाड़ी की हो, पशु, तो उससे उसकी जागरूकता बढ़ी। उसके बाद में इसको किसान फाइनेंस का भी, छोटे फाइनेंस करने का भी काम चालू किया इफ़को ने। तो ये इसकी जो फिलॉसफी थी, वो कुल मिला के मूल में किसान थे, किसान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सर अभी जब खाद की बात आई तो खाद को लेके अपन आए दिन देखते हैं कि जब फसल का सीजन आता है तो खाद को लेके बड़ी किल्लत होती है। क्या प्रोडक्शन कम होता है कि कहीं कहीं काला बाजारी है, या फिर किसानों की मांग बढ़ती जा रही है? ये इसको राजनीतिक तुल दिया जाता है जी। जब ये सरकार बदली, कांग्रेस की दूसरी सरकार आई जो अब चल रही है, ये कह रहे थे भी वो पहले काला बाजारी होती थी, हमने काला बाजारी मिटा दी, लाइन ख़त्म कर दी, वो लाइन फिर लग। ये क्या एक सिस्टम होता है, एक डिमांड होती है जी कि इस स्टेट को, इस राज्य को, इस ज़िले को इतना खाद चाहिए, डिमांड सरकार की तरफ से ऐसे भेजी जाती है। और वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट वाइज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन करती है, भी चंबल इतना देगा, श्रीराम इतना खाद देगा, इफ़को इतना देगा। वो फर्टिलाइजर कंपनियों के हाथ में नहीं होता है जी, सरकार करती है डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें क्या है, वो 2-3 महीने जब पीक सीजन होता है, उसमें सप्लाई और डिमांड में थोड़ा सा गैप आ गया ना डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में, तो वो फिर क्या है, काश्तकार भी जो जल्दबाजी करने बाद में चाहिए वो भी लेने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा, या फिर क्या है, डीएपी सारा लगभग हमारे यहाँ कम बनता है, इम्पोर्ट होता है जी। कोई शिप लेट हो गया 2 महीने, वहाँ पोर्ट पे काम नहीं हुआ, कई तरीके के, कोई काला बाजारी नहीं है ये जो बात। लेकिन वो प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है, तो पेशेंस की ज़रूरत है। हाँ, पेशेंस की जरूरत नहीं, वो जो सिस्टम है, जैसे रेलवे से माल आना है, वैगन नहीं मिल रहे हैं, रैक नहीं मिल रही है जी, तो माल तो है, तो थोड़ी देरी हो गई, देरी हो जाती है, उस वजह से ये क्या इम्बेलेंस हो जाता है। बाकी तो जितनी मांग होती है उस हिसाब से सरकार इंतजाम करती है जी, और अपनी तरफ से पूरा करती है। पर ये जो ब्लैक मार्केटिंग की बात करते हैं, यूरिया कहाँ खपत होगा, पटाखे वाली फैक्ट्री में जाता है, कितना जाता होगा, 20 ट्रक 100 ट्रक, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो एक मतलब एक दूसरे पे ब्लेम लगाने वाली राजनीति, इसमें राजनीति खेली जाती है। बाकी इसमें दूसरा सर, इसके आगे मैं चाहूँगा कि आप इफ़को में रहे, तो इफ़को में एक जो जाखड़ साहब है, सुरेंद्र जी जाखड़, तो उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसको माना जाता है, तो उनके योगदान को किस रूप में, उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध भी ऐसे हो गए थे कि हमारा ज़्यादा मिलना जुलना भी होता था जी, और वो एक बहुत ही साधारण किसान थे, हालांकि बड़े घर से थे। उनके पिताजी लोकसभा के अध्यक्ष थे, बलराम जी जाखड़ साहब, सब दुनिया जानती है उनको। पर वो आदमी दाल रोटी खा के ऊपर गुड़ खाने वाला था जी।
कोई लाग लपेट नहीं थी। हम तो जाते थे तो भी चेयरमैन के तो इफ्को के पता नहीं क्या क्या पावर है, हाँ हाँ कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं जी। है। और वो अपनी गाड़ी रखते थे, अपने फ़ोन रखते थे, और हम वहाँ गंगानगर से उनके यहाँ कभी बीज बाज जड़े चले जाते थे। अगर कोई बगैर पैसे लेके आ गया मुनीम से तो उसकी क्षमता आ जाती थी, कैसा मांगे ही कैसे, वो मुनीम ने दिए नहीं। और साहब को पता चल गया तो वो एक दिन हमारे कोई गया था, शिवर साहब है, वो 20 जने गए, हाँ अब मांगने की हिम्मत नहीं, 500 रुपये का बीज दे के आगे दोबारा गए, जो बोले आजकल तो बीज को तनख्वाह खूब मिलती है, हाँ आजकल तो फ्री बीज बांटते हैं, बड़े बड़े लोगों को देते हैं। मैंने कहा साहब ये मांग नहीं सका, मांगनी पड़ी इसलिए, आप थे नहीं तो बोले, तो उन्होंने 1000 का नोट दिया, तो उसने जेब में डालिए, बोले जेब में मत डाल, 500 वापस दे दे। ना तो वो लेते थे ना देते थे, मतलब इतनी ईमानदारी। इतनी ईमानदारी थी। एक बार अमेरिकन आए थे गंगानगर में, उनको ले जाना था उनके फार्म पे, जी तो हमारा काम तो यही था भी गाड़ियाँ उनकी आएगी, भी उनको रिसीव करके और उनको वहाँ भेज देना और वापस सी ऑफ कर देना। पायलट जो आएंगे उनको होटल में रुका के और उनको एंजॉय करवाया। तो हमने वो काम कर दिया, उनको सी ऑफ कर दिया, होटल में पैसे अब हमने कोई थोड़ा बहुत खर्चा था पायलटों का दे दिया। उनका ड्राइवर था, वो कह रहा जी मैं होटल में कोई सामान भूल गया, मेरे को होटल जाना है। तो मैंने कहा चल भाई, गए तो वो जाके उससे बिल मांगे, बोले जी बिल तो पेमेंट हो गए। वो बोला साहब मेरे को 20,000 रुपये दिए है साहब ने, वो बिल मेरे को दो नहीं तो मेरी नौकरी जाएगी। मैंने कहा ऐसे कहें, बोले साहब मेरे को शाम को निकाल देंगे। मैंने कहा है भाई वो इसको बड़े करेंगे, सब करते हैं तब। हाँ सही है। पर उन्होंने वो पैसे दे के बिल वो ड्राइवर ले गया। मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिन्होंने ईमानदारी का एक पर्याय उदाहरण पेश किया है। एक सर अब जो जिस दौर में, हरिराम जी एक बात और बताऊँ मैं, जी वो जिस भी प्रोग्राम में आते थे, जी साइंटिस्ट बोलते थे ना, तो वो 3 घंटे 4 घंटे अगर प्रोग्राम होता था, वो पहला आदमी देखा मैंने चीफ गेस्ट जो शुरू से लेके आखिर तक बैठा रहता था, बैठता था, सुनता था। और वो खेतीबाड़ी कोई चीज़ें अगर उनको ऐसी आती थी पसंद, तो वो कहते थे यार वो 2 खेजड़ी के पौधे, वो मोठ का बीज, वो चीज़ मेरे को भिजवाओ, मैं भी मेरे फार्म पे ट्रायल करूँगा। तो उनको वो रुचि थी, और किसानों के साथ बैठ के वो सीधा खाना खाना, पहले इंस्ट्रक्शन होते थे। एक बार वो सर्किट हाउस में आ गए बीकानेर, रुके तो हमारे फील्ड अफसर था, बोले साहब चेयरमैन साहब, वो डर गया बेचारा, क्या करना है, वो क्या करना है, वहाँ सूखी रोटी है और दाल है सर्किट हाउस की, घर से घी ले जाना देसी, वो सर्किट हाउस और दे देना, चोपड़ देगा, दाल में डाल देगा, और गुड़ ले आना, खाने के बाद में गुड़ दे देना, और सोए जब आधा किलो दूध अगर वो लिए कढ़ाई वाला मलाई वाला तो वो दे देना। तो दूसरे दिन वो उसको कर ले, तेरे को ये किसने बताया, मेरा मिन्नू किसने बताया, कहता मेरे को साढ़े ने बताया। बोलो उनको दूध और अपनी दाल रोटी पसंद है, बाकी आप ये पनीर ऐसा करो तो वो पसंद नहीं करते। तो ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। अब सारे और क्या यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जीवन की उपलब्धि से आप कितना संतुष्ट मानते हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज रहेंगे? देखो अब मैं अगर किसान की बात करूं या कोई समाज है जी, मैं जाट समाज से हूं तो उस समाज की बात कर लो चाहे। अब जो ज़रूरत है ना, ठीक है कंपटीशन है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लड़का विदेश भेजना चाहता है, एक लड़का है अमेरिका चला गया, वो गांव में ढूंढी पीटता है मेरा छोरा अमेरिका चला गया, और 10 साल बाद में वो रोता है जी, क्योंकि उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। अब हमें एजुकेशन तो, अब बच्चे उस लाइन में आगे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जी, एजुकेशन के साथ साथ और भी चीज़ें हैं। अब मेरा ये पोता है आदित्य, तो इसने पिछले साल पढ़ाई छोड़ दी, क्रिकेट खेलता है, हाँ तो मैंने भी हाँ भर दी भी चलो ये भी एक लाइन है, हाँ सही है, अगर तू खेलना चाहता है, पर अब इसके शारीरिक प्रॉब्लम आ गई थोड़ी, फिर डिस्करेज हो रहा है। बाकी चाहे आप खेल में हैं, चाहे आप कल्चर प्रोग्राम में हैं, चाहे आप राजनीतिक रूप में हैं, बच्चे अब आगे बढ़ेंगे। अब जरूरत ज़्यादा जो है हरिराम जी वो है संस्कारों की। जी, हम विदेशी बनना चाहते हैं हम देसी, हमारे सोर्सेज लिमिटेड है जी, और पुराने आदमी है वो पुरानी पढ़ता चाहते हैं, नए बच्चे हैं वो नई पढ़ता चाहते हैं। तो इनका एक समायोजन इस टाइप से हो कि विदेशों में तो अगर 3 शादी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो घर में अगर एक बच्ची इधर होगी तो गांव में हंगामा हो जाता है। हाँ हो जाता है। तो अब हमारे को उसमें थोड़ा सा है कि हम बच्चों को इस हिसाब से ट्रेनिंग दें
कि पहले तो बच्चे भी 5-5 6 होते थे, एक आधा चला जाए कोई बार, अब तो एक से ज़्यादा 2। तो जी। ये जो समय आ रहा है वो ये है कि बच्चों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और सामाजिक जो ढांचा है हमारा वो भी बना रहे। क्यों समाज जो है, कहने को तो हम कहते हैं कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के है, आजकल इज्जत किसी की नहीं है, इज्जत है ज़रूरत की, ज़रूरत खत्म हो गई तो इज्जत खत्म हो गई। ये सारी बातें पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि ये अभी है, ये पहले भी थी। अब बच्चों को संस्कार इस टाइप के मिले कि वो अपना कैरियर बनाए और माँ बाप भी उसको कैरियर बनाने में उनको सहयोग करें। और अगर मान लो आज अब देख रहे हो क्या हो रहा है, हमने डॉक्टर बना दिए तो क्या हो गया, वो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी तनख्वाह मिलती है, उसकी कोई चिंता नहीं है उनको जी। और लाइन में लगते हैं। और जो अच्छा डॉक्टर है वो शाम को 100 मरीज देखता है, चेहरा तो इनका देखता है, दवाई उनको लिखता है जी। 200 मरीजों का इलाज वो करता है, 500 रुपये फीस, तो क्या हो गया। फिर वो आफ्टर ऑल करने क्या जा रहा है, सोच इस बात का है भी हम थोड़ा सा हमारा जो समय है या हमारा जो धन है या हमारे पास जो काबिलियत है उसको थोड़ा बांटेंगे, उसको बांटेंगे, बताएंगे लोगों को। गांव में अगर 4 डॉक्टर बन गए, एक दीपलाड़ा गांव है नौर में, उसमें बताते हैं पहले 32 डॉक्टर थे, अब और बढ़ गए होंगे। गांव की तरक्की होगी, कहाँ तरक्की होगी गांव की, वो तो शहर में आके बैठ गए, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। गाँव वालों से क्या लड़ लेना है। थोड़ा सा अपनी मिट्टी के प्रति जो भी जिस आदमी ने राइज कर लिया उसका एक ये धर्म बनता है भी वो समाज का, गांव वालों का थोड़ा ख्याल रखे, उनको आगे बढ़ाने में। जो यूथ है उनको भी सोचना चाहिए कि हम पढ़ें, आगे बढ़े, पर हम हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो गांव उसके प्रति अटैचमेंट, कुल मिला के जो भी जीवन में सफल हुए हैं उनकी सफलता का लाभ उनके अपने लोगों को भी मिले, अपने गांव, माटी, प्रदेश को भी मिले। मैं अंत में ये कहूँगा कि पिछले 15 साल पहले सांवरलाल जी के यहाँ मेरी हरिराम जी की वाड़ा से भेंट हुई थी और मैंने उसी टाइम जज कर लिया था अभी ये जो लड़का है इसमें कुछ करने की भावना है, ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और सांवर जी ने भी कहा था, बोले यार सारण साहब ये काबिलियत रखता है, इसको अपने को आगे प्रमोट करना है। पर ठीक है, वो तो ये अगर मेहनत की तो प्रमोट हो गया और हमने भी जो राय दे सकते थे इनको दी। और मैं चाहूँगा कि भगवान इन पे पूरी मेहरबानी रखे, इनके परिवार पे। मैं इनके गांव में भी गया हूँ, वहाँ भी ये हर किसी को जो इनको मिलने वाले अपना गांव ज़रूर दिखाते हैं, और क्योंकि ये उन गांव से इनका अपना एक लगाव है। और मैं चाहूँगा कि ये जो लोग सामाजिक लोग हैं, जो समाज में रहने वाले हैं, उनके प्रति इनकी ये भावना बनी रहे। और इस उम्र में हमारे को ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत तो नहीं है, परंतु ये उत्साह हमारे को अब कोई खाने पीने का भी शौक़ नहीं है, घूम घाम लिए, हमारे को यही शौक़ है भी कोई आदमी अगर समाज में इस तरीके का काम करता है तो उससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा और भगवान इनको अच्छी शक्ति दे और अच्छा इनको साधन दे जिससे कि ये और अच्छा काम अपना कर सके। ये हमारे हंसराज जी सारण साहब का पोता है और वो पोती है। क्या सीखा दादाजी, कैसे लगते हैं? काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इनसे ना, मतलब हर रोज़ इनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं। कभी कुछ ना, मतलब मैं गलतियाँ करता हूँ तो मतलब आके टोक देते हैं और मैं उस गलती से सीखता हूँ। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है रोज़ इनसे। मेरा नाम राया है और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये हमेशा मुझे पढ़ाने की सोचते हैं, हमेशा चाहते हैं कि मैं पढूं लिखूं और बहुत अच्छी अफसर बनूं। तो ये थे हंसराज जी सारण साहब, जिनके जीवन का बहुत सारा अनुभव हमने सुना है, साझा किया है और समय समय पर और चीज़ों पर हम बात करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी जो नई श्रृंखला शुरू हुई है कि हम हमारी अपनी माटी से जुड़े, अपनी जो धरोहर है समाज की, वरिष्ठ लोगों की, हम उन्हें बुजुर्ग नहीं कहेंगे, वृद्ध नहीं कहेंगे, बल्कि हमारे वरिष्ठ जन है और उनका अनुभव है, उस अनुभव का लाभ समाज को, देश को, हम सबको मिले। इसी श्रृंखला पर ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा।